नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 6। जी हाँ, इस सीरीज की सेट नंबर 6 हम करने वाले हैं। सीरीज का नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020 और ये आपके लिए सितंबर अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे हम लोग 10 एमसीक्यूज करते हैं हर रोज और उसके इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर पेपर 1 बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और फिलहाल अभी हम कर रहे हैं ज्योग्राफी। इसका सेट नंबर 6 है। अगर आपको प्रीवियस सेट देखने हैं तो आप देख सकते हैं, आई बटन पर मैं वीडियो लगा दूंगा और लास्ट में डिस्क्रिप्शन पर भी मैं लगा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर, केवी पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहां पर आपको इस सीरीज के पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 10 और उसके एक्सप्लेनेशन विजुअलाइजेशन के साथ यहां पर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे उसके पीडीएफ। ऑल्दो उसका नाम ज्योग्राफी है, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर 1 के भी मिलेंगे, तो पेपर 1 वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। ये चैनल डीपी है, सर्च करें और आपको मिल जाएगा। और ये है हमारा एक इंटरैक्टिव ग्रुप जिसका नाम है एसएम नेट ग्रुप। और यहाँ पे ज्योग्राफी के जो एस्पिरेंट्स हैं उसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे हम लोग डेली टास्क करते हैं, रिडल्स करते हैं, पहेलियां जैसे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और उसके फिर हम एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। और जो लोग सही जवाब देते हैं उनको मैं वीडियो में फीचर भी करता हूं। यहाँ पे आपको जुड़ने के लिए पहले ये चैनल ज्वाइन करना है, उसके बाद मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है। ऑलराइट, सो ये हमारे वीडियो के कुछ एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन वीडियो के एंड में मिलेगा आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज की जो रिडल है दोस्तों, वो मैं यहीं पे डिस्कस करने वाला हूं। आज की जो रिडल होगी वो कुछ अलग तरह की होगी। देखते हैं आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। ऑलराइट, सो रिडल आ गई है। रिडल ये है कि एक लड़की है, अ गर्ल इज बीइंग किडनैप। एक लड़की किडनैप हो गई है और उसको एक ऐसे स्टेट में लेके गए हैं किडनैपर्स जहां पर, और ऐसे स्टेट में लेके गए हैं जहां पर चारों तरफ पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो जो स्टेट है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, और वो जो स्टेट है वो 70 से 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है। बताइए वो लड़की कहां है? वेयर इज शी? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रिडल मुझे लगा है, इसलिए मैंने बनाया है बेसिकली ये। और इसमें मैंने कोई टाइमर नहीं दिया है, देखते हैं आप लोग उसको कर पाते नहीं कर पाते। बीइंग अ ज्योग्राफर, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। ये इंडिया के कौन से स्टेट में वो लड़की है वो आप पता लगा सकते हैं। इसको वापस से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ दिया है और आप मुझे बताएंगे कि लड़की कहां है। बताइए, वेयर इज शी? पर्याप्त इंफॉर्मेशन है? बताइए। कुछ मैंने इंटरेस्टिंग करने का सोचा है इस बार। बताओ कहां होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। बीइंग अ ज्योग्राफर यू कैन इजीली डू दैट। सिर्फ स्टेट डिकोड करना है, कौन से स्टेट में वो हो सकती है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, 10 मोर सेकंड्स दूंगा मैं आपको और उसके बाद फिर हम इसका आंसर देखेंगे। कभी कभी चीजें नई नई करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि इस तरह से रिडल दी जाए और मजा भी आएगा उसको करने में। वह वो वाली रिडल्स भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जो मिलती है वो तो मिलेगी, लेकिन आज मुझे थोड़ा लगा कि कुछ नया करते हैं। ऑलराइट, इतना समय बहुत होता है और अब हम बात करते हैं आंसर के बारे में। तो देखो, लड़की कहां होगी? जो किडनैपर्स उसको ले गए हैं वो होगी उत्तराखंड में। क्यों होगी? देखो, द गर्ल इज बीइंग किडनैप्ड एंड इज टेकन टू अ स्टेट दैट इज सराउंडेड बाय द पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पूरे ऑल द हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों? ये बोला गया कि वो जो स्टेट है वो अपनी बॉर्डर जो है शेयर करता है नेपाल से, उत्तराखंड करता है। ठीक है, और वो जो स्टेट है वो 70 से 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। तो वो कौन सा स्टेट बनता है? 70 टू 80 के ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ जो उत्तराखंड है वो ही नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो विजुअलाइजेशन के साथ, पहली बात जो देखो पाइन ट्रीज जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये बोला गया कि भाई ये पाइन ट्रीज जो है उस स्टेट के अंदर है, तो भाई यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, थोड़े बहुत आपके नॉर्दर्न इलाके भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, सिक्किम भी हो सकता है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी कोई हो सकता है। लेकिन ठीक है, फिर जो इसका डेटा था कि वो ये था कि वो जो स्टेट है वो नेपाल से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब नेपाल से बॉर्डर तो सिक्किम भी शेयर करता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि वो जो स्टेट है वो 70 से ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में, यानी कि 70 से 80 की जो लॉन्गिट्यूड है उसके बीच में है। तो इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है। लेकिन ये सारे जो दोनों हैं वो नेपाल से बॉर्डर टच नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड है इस डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंदर 70 टू 80 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में, सिर्फ जो उत्तराखंड है वही जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल से। आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मोटा मोटा यही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। इसी वजह से जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर पाइन्स है,
ठीक है, उत्तराखंड नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और वो 70 से 80 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। देखो भूटान चला गया, नॉर्थ ईस्टर्न सारे कैंसिल हो गए, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि फिर ये नेपाल से अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो इस तरह से एक मैंने रिडल दी है, आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आई होगी। और बीइंग अ ज्योग्राफर हम लोग अपनी नॉलेज को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ पर मैंने एक डिडक्टिव रीजनिंग लगाई है कि मेरे पास डेटा था और जनरल डेटा था कि भाई 70 to 80 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसके बाद डेटा था, मैंने सबको डिड्यूस करके एक स्पेसिफिक की पॉइंट पे पहुंचा कि भाई हाँ ये शायद उत्तराखंड हो सकता है और उत्तराखंड ही होगा, शायद तो क्या है, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इस तरह की रिडल मैंने करने की सोची, आई होप को समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेट नंबर 6। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, पढ़ूंगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद ही आपको जवाब देना है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको विजुअलाइजेशन में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6, 10 MCQs। क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन कहता है देयर इज अ कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ अ सबडक्टेड प्लेट इन अ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रीजन दे रखा है इसका, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द थर्मल कंडक्टिव करंट जनरेटेड एट द मेंटल कोर बाउंड्री। बताइए क्या होगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों और इसका आंसर होगा वो होगा 3, A is true, R is false। हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों होगा, देखो पहले तो सही है, देयर इज अ कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ दैट प्लेट्स। सबडक्शन प्लेट जो होती है, जब दो प्लेट टकराती है कन्वर्जन बाउंड्रीज पे, या उसको हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, जब दो प्लेट टकराती है तो हैवियर प्लेट जो होती है वो नीचे चली जाती है और ये जो प्लेट है वो नीचे जाके आपके एस्थेनोस्फीयर से मिल जाती है और जो एस्थेनोस्फीयर है एक मैग्मा चैम्बर है। ये बात को ध्यान रखती है। फिर इसका रीजन ये दे रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द थर्मल कंडक्टिव करंट, ठीक है, जनरेटेड एट द मेंटल कोर बाउंड्री। नहीं, थर्मल कन्वेक्टिव करंट जो है वो एक फोर्स पैदा करता है। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मूव कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ये इसका सही आंसर है। तो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही है और इस मूवमेंट का जो फोर्स है वो है आपका थर्मल कन्वेक्टिव करंट, जो आपके मेंटल कोर बाउंड्री के बीच में चलती रहती है एक सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर। और यहीं पे क्या होता है, ये मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, बाहर आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उसके बाद वापस से नीचे चला जाता है। तो जो प्लेट्स सबडक्ट होकर नीचे गई हैं वो जाके मेंटल में ही मिलती हैं और वो हीट की वजह से पिघल जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डायकोटोमी ऑफ जनरल वर्सेस स्पेशीज। नहीं है, ये स्पेशल ज्योग्राफी है। बताइए क्या होगा। जनरल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी की डायकोटोमी किसने दी है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है और क्लीशे क्वेश्चन है बहुत। बताइए क्या होगा। डायकोटोमी और डुअलिज्म ये दो चीजें हैं, अलग अलग हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, बर्नहार्ड वेरेनस ने ही सबसे पहले डायकोटोमी दी है जनरल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी के बीच में। थोड़ा समझते हैं क्या है। देखो दो चीजें हैं, एक है डुअलिज्म और दूसरा है डायकोटोमी। डुअलिज्म मतलब दो रूप, किसी एक चीज के दो पहलू, उसको हम डुअलिज्म कहते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड्स और टेल्स होता है, इसी तरह से जब ज्योग्राफी के अंदर हेड्स एंड टेल्स होता है उसको हम कहते हैं डुअलिज्म। ठीक है, डायकोटोमी मतलब डिविजन। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट का अगर डिवीजन हो जाएगा तो उसको हम डायकोटोमी कहते हैं। तो देखो डुअलिज्म के अंदर आते हैं एनवायरमेंटल सेंट्रिक अप्रोच और मैन सेंट्रिक अप्रोच। एग्जांपल देता हूं, मेरा सिटी है अजमेर। इस अजमेर सिटी के अंदर अगर मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूं तो मान लो मैं स्टडी कर रहा हूं वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन इज अ सब्जेक्ट और अजमेर इज द रीजन। अजमेर रीजन की वेजिटेशन के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं वेजिटेशन पढ़ रहा हूं कि भाई कौन कौन से फ्लोरा है, कौन कौन से फौना है, ये अगर मैं दोनों ही पढ़ रहा हूं तो वो कहलाएगी एनवायरमेंटल सेंट्रिक अप्रोच। लेकिन अगर मैं यही सेम अजमेर के अंदर वेजिटेशन का मैं देख रहा हूं इंपैक्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन, तो वो इसका सेकंड पार्ट हो गया। यानी कि सेम चीज है, अजमेर शहर है, ठीक है, वेजिटेशन की बात हो रही है, लेकिन एक बात हो रही है वेजिटेशन फ्रॉम द एनवायरमेंटल साइड और दूसरी बात हो रही है वेजिटेशन फ्रॉम द मैन साइड। तो ये कहलाते हैं एक सिक्के के दो पहलू, जिसको हम डुअलिज्म कहते हैं। और इस डुअलिज्म की वजह से ही ज्योग्राफी के अंदर दो ब्रांचेस निकल के आई है, एक डिवीजन हुआ है। तो जो डिवीजन है वो है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी डुअलिज्म नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट है। डुअलिज्म मतलब एक ही चीज को पढ़ने के दो तरीके, उसको हम कहते हैं डुअलिज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, नोमोथेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी गिव राइज टू। बताइए क्या होगा। नोमोथेटिक अप्रोच जो होती है वो किसको राइज देती है। ABCD कमेंट कीजिए। मैथमेटिकल ट्रेडिशन, लिटरेरी ट्रेडिशन, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से।
ऑलराइट, सम होता है समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा मैथमेटिकल ट्रेडिशन। नोमोथेटिक अप्रोच ऑलवेज गिव राइज टू मैथमेटिकल ट्रेडिशन। यहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक, ये दो अप्रोचेस हैं। जब आप कुछ पढ़ते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, तो ये बहुत बार आप देखेंगे। नोमोथेटिक अप्रोच जो है दोस्तों, वो फोकस करती है किसी भी फिनोमिना को मॉडल में कन्वर्ट करने की, किसी भी फिनोमिना को लॉज में बनाने की। उस तरह की अप्रोच को कहा जाता है नोमोथेटिक अप्रोच। और इडियोग्राफिक अप्रोच कहती है भी कोई भी फिनोमिना है, उसका इंडिविजुअल सेंट्रिक क्या रहेगा व्यू पॉइंट। ठीक है, ये बात करती है जनरलाइजेशन की। नोमोथेटिक जो होती है, जैसे मान लो जो हमारे बैच में जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ लिए हैं, बर्जिस का मॉडल पढ़ा है, माइग्रेशन मॉडल पढ़ा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा है। ये फिनोमिना है, ठीक है, माइग्रेशन एक फिनोमिना है। अब उस माइग्रेशन को जब आप मॉडल में कन्वर्ट कर दोगे तो वो एक नोमोथेटिक अप्रोच कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई माइग्रेशन, रूरल से अर्बन माइग्रेशन में एक रमेश के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर वो हो जाएगी इडियोग्राफिक अप्रोच। इडियोग्राफिक अप्रोच फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नोमोथेटिक अप्रोच जब होती है, जब आप मॉडल्स बनाते हो, जब आप लॉस बनाते हो, तो आप फॉर्मूले का भी यूज करते हो। इफ यू रिमेंबर, माइग्रेशन मॉडल्स के अंदर हम लोग बहुत सारे फॉर्मुलेस के यूज करते हैं। भी ग्रेविटी मॉडल का एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो बर्जिस का मॉडल है, ठीक है, या हम जब रिटेलेटेड ग्रेविटेशन की बात करेंगे उसका एक फॉर्मूला है। तो कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं। तो नोमोथेटिक अप्रोच हमेशा लॉ मेकिंग की बात करती है, फिनोमेना को लॉज के अंदर कन्वर्ट करती है, मॉडल्स बनाती है, और ये मैथमेटिकल ट्रेडिशन को राइज देती है। इडियोग्राफिक अप्रोच ऑन दी अदर हैंड बात करती है इंडिविजुअल स्पेसिफिक के बारे में, और यहां पर जो नेचर होता है इसका, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ईडियो मतलब इंडिविजुअल, नोमो मतलब जो आपको जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जनरल वे के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग अप्रोच इज क्वालिटेटिव इन नेचर। बताइए इनमें से कौन सी अप्रोच क्वालिटेटिव इन नेचर है? एबीसीडी, इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और क्वालिटेटिव अप्रोच जहां पर होती है वहां पर हम क्वालिटी एस्पेक्ट देख रहे हैं, यानी कि ह्यूमन एस्पेक्ट देख रहे हैं। ह्यूमन एस्पेक्ट जहां पर भी होगा वहां पर हम बात करते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच के बारे में, क्योंकि जो नोमोथेटिक है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच को फोकस करता है। क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स जहां पर आती है वो नोमोथेटिक होगा। और जहां हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो जो डेटा होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। माइग्रेशन, मान लो अजमेर से दिल्ली, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, या अजमेर से जयपुर ही मानो, दिल्ली नहीं मानते हम, अजमेर से जयपुर जो है, मेरी सिटी में दो रीजन है, अजमेर रीजन और जयपुर रीजन। दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 130 किलोमीटर है। अब जो अजमेर के अंदर रह रहा है, ठीक है, उसको ये 130 किलोमीटर ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो थोड़े रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हैं वो पहले अजमेर में आएंगे, उसके बाद फिर वो जयपुर जाएंगे, तो उनके लिए जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि सेम डिस्टेंस, वो 130 किलोमीटर का डिस्टेंस अजमेर से जयपुर का, एक अर्बन मैन के लिए वो कम हो सकता है, ठीक है, जिसके पास एक गाड़ी है अपनी खुद की, जिसके पास साधन है। और वो सेम डिस्टेंस किसी के लिए वो ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जो ट्रेन से जा रहा है, जो बस से जा रहा है। तो ये इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव डेटा, इसे कहा जाता है। तो ये जो होता है वो इडियोग्राफिक अप्रोच के अंदर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज कॉइन्ड एंड डिवाइडेड इनटू यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी बाय, बताना आपको ये कॉस्मोग्राफी टर्म किसने कॉइन किया है, किसने इजाद किया है, और उसको फिर डिवाइड किसने किया है यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी में। वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। एबीसीडी, ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो है, इन्होंने ही ये कॉइन टर्म किया है कॉस्मोग्राफी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, विच जोन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज रेंज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन सैलिनिटी, यानी कि सैलिनिटी ऑफ सी वाटर जो है उसका एवरेज वेरिएशन क्या है, बताइए। एबीसीडी, बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, इसका सही आंसर होगा ए, 34 से 37 जो है वो एक एवरेज जो है वो डिस्टेंस है, एवरेज वेरिएशन है किसी सैलिनिटी का पूरे ओशन वाटर का, यानी कि इस ना तो इससे कम होता है ना इससे ज्यादा होता है। नॉर्मली ये एवरेज हमें देखने को मिलता है 34 to 37। कुछ स्पेसिफिक सी है, जैसे रेड सी है, जैसे डेड सी है, उनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली ये जो है वो एवरेज मेंटेन रहता है। सैलिनिटी मतलब
सी वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कितने ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स डिजोल्व हैं, ठीक है। सैलिनिटी का जो इंपैक्ट होता है वो डायरेक्टली होता है इवेपोरेशन से या इन्फ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर से, ये बात आपको ध्यान रखती है, और डेंसिटी से भी होता है, जिसको हम कवर करेंगे अपने बैच के अंदर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म इनमें से किसने डेवलप किया है? ये भी इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा गाइस डी होगा इसका आंसर। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट जो है, जिसमें आपको एक्सक्यूज मी फेब्रे का नाम सुनते हैं और विडल दे ब्लेश का जब आप नाम सुनते हैं, वो जो है वो इसके पायनियर्स हैं पॉसिबिलिज्म के। पॉसिबिलिज्म का मतलब ये है कि भाई जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट नहीं है, यानी कि नेचर जैसा चाहेगी वैसा नहीं होता है। आजकल जो इंसान है वो अपनी टैलेंट से, अपनी टेक्निक से, नेचर के जो रूल्स हैं, नेचर के जो फोर्सेस हैं उसको कंट्रोल कर पाते हैं और अपने फुटप्रिंट छोड़ पाते हैं, उसको पॉसिबिलिज्म कहा जाता है, यानी कि वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग दिस वर्ल्ड। ये बात आपको ध्यान रखती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज कॉल्ड काम ऑफ कैंसर, बताइए क्या होगा। काम ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? काम ऑफ कैंसर, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समता समाप्त, वेरी इजी, इसका आंसर होगा सी, 25 से 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर जो है वो काम ऑफ कैंसर है, क्योंकि यही जो है यहाँ पे आप देखोगे, ये जो आप देख रहे हो 25 से 30 जो है ये काम ऑफ कैंसर है। और क्यों है काम ऑफ कैंसर, ठीक है, साउथ में ये फिर इसका हॉर्स लैटिट्यूड नाम हो जाता है। नॉर्मली काम ऑफ कैंसर को ही हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, जो आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ये काम ऑफ कैप्रिकॉन हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखती है। ऊपर ये काम ऑफ कैंसर है, यहाँ काम ऑफ कैप्रिकॉन है, दोनों की जो क्वालिटीज है वो सेम है। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ विंड है वो बहुत कम है, कारण उसका ये है कि भाई ये एक हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से विंड ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। जहां से विंड ओरिजिनेट होती है वहां पे जो विंड की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, और जहां विंड कन्वर्ज कर रही है वो हमेशा एक लो प्रेशर एरियाज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। ये जो है आपका ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, और विंड चलती है हाई से लो की तरफ, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे ये जो पूरे एरियाज है, ये जो पूरे एरियाज है यहाँ पर आपको फास्ट फ्लोइंग एरियाज देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। ये कन्वर्ज हो रही है, जो विंड्स हो रही है इसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है ये भी हॉर्स लैटिट्यूड है, और ये जो है ये भी हॉर्स लैटिट्यूड है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ हॉर्स लैटिट्यूड इन्हें क्यों कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो काम ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्मली 25 से 30 डिग्री जो है वो नॉर्थ है, और जिसको साउथ में भी काम ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है, क्वालिटीज इसकी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली, बताना आपको कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं करता है, और यही आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई, बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा बी, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। किताब अल सैयदना जो है वो अल बरूनी ने ही लिखी है, ये अल बलाकी ने नहीं लिखी है, बाकी सारे सही हैं। ये रूट्स एंड रेल्म्स और मुकद्दिमा और ये कानून अल मसूदी, ये सब जो सही है, लेकिन ये गलत है, अल बलाकी की किताब नहीं है। किताब अल सैयदना जो है वो भी अल बरूनी की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैंने आपको दिया है न्यूमेरिकल, आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो ये वेजेस दे रखी हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं कि भाई 10 से 20 को कितने मिलते हैं, मैं 10 से 20 रुपए मिलने वाले कितने वर्कर्स हैं, 20 से 30 रुपए वाले कितने वर्कर्स हैं। यहाँ पर दे रखा है वर्कर्स और यहाँ पर दे रखी है वेजेस। आपको फाइंड आउट करना है मीन डेली वेजेस, आपको फाइंड आउट करना है। टाइमर मैंने कुछ इसके अंदर लगाया नहीं है, फाइंड आउट कीजिए, बताइए क्या होगा। इसमें मैं आपको, चलो ठीक है, 60 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूँ, लास्ट 1 मिनट, बताइए क्या होगा। ये वेजेस है, ठीक है, और ये जो है वो वर्कर्स हैं जिनको मिल रहे हैं। आपको बताना है मीन डेली वेजेस। मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने किया है, बताइए क्या होगा। पेन पेपर नहीं है तो लेके बैठिए, निकालिए और कीजिए, बताइए। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। मीन का फॉर्मूला इस तरह की सीरीज में क्या होगा, और इस तरह की सीरीज में आप कैसे निकालेंगे,
ये सब मैंने बताया था आपको। देखता हूं आपने कितना अटेंटिव ये देखा है और अब कितना कर पा रहे हैं, बताइए। समय समाप्त होने वाला है, बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको, हो गया टाइम। आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है गाइस, इसमें मीन निकालने के लिए भाई देखो, मीन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है? जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसका पेन एक्टिवेट कर देता हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। यस, मीन का फॉर्मूला जो है हमारा, हम जानते हैं, हमने अभी देखा था लास्ट क्लास के अंदर, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ होता है। ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ पर तो हमें ना तो एक्स दिख रहा है, ना कोई हमें सिग्मा दिख रहा है, ना एफ दिख रहा है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस तरह की क्लास सीरीज को हमें कहा जाता है क्लास इंटरवल। दे रखा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है। ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स जो हो गए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पर एक्स की कमी है, एक्स ही हमें निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, एक्स हमारे पास नहीं है, एफ हमें दे रखा है 2 2 2 2, ये कांस्टेंट है। एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था भाई, एक्स यानी कि मिड वैल्यू, ये क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट होती है 10, लोअर लिमिट होती है 22। सॉरी, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट होगी 10, अपर लिमिट होगी ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का देखें, अगर अपन 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15। इसी तरह से सारे निकल जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो बताओ। देखो 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, ये 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25। 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 70 डिवाइड बाय 2 यानी कि 35। इस तरह से ये 45। अब मैं एफ निकाल सकता हूँ। ये मेरा एफ आ जाएगा, दोनों को मैं इंटू करूंगा। ये हो गया 30, ये हो गया 50, ये हो गया 70, ये हो गया 90। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ऐड, और मैंने इसका सिग्मा एफ कर दिया। भाई कितना हुआ? 0 तो 0 आ गया। 7 प्लस 3 10, 19 और 7 यानी कि हो गया 240। 240 हो गया। और सिग्मा एफ जो होगा 1 2 3 4, 4 2 जा 8, सिग्मा एफ हमारा हो गया 8। तो देखो अब मीन क्या बनेगा? मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है हमारा 240 और ये हमारा है 8। 30 इज द एवरेज वेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए 30 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो देख लो, सॉल्व हुआ है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बताइए क्या होगा। फॉलो अप कर पा रहे हैं? बताइए क्या होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जो लोग पीछे थे, शायद जो लोग ने लेट ज्वाइन किया, उन लोगों को भी ये पता पड़ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था ताकि पता पड़ जाए। तो ये 30 इसका आंसर है गाइस। इस तरह से मीन निकलता है। अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो और एक्स आपके पास नहीं हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप पहले ये मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको क्लास मार्क्स भी कहा जाता है। इस तरह से ये होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था कि भाई पेरी अर्बन एरियाज के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, तो उसका आंसर है सब अर्बन एरिया। सब अर्बन एरिया जो होते हैं वो अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं। सब अर्बन एरिया जो होते हैं वो सिटी एरिया के अंदर ही एक्सक्लूसिवली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस होते हैं, जहां पे लोग बाग थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाह रहे हैं, तो वो सब अर्बन एरियाज के अंदर ही रहते हैं। तो ये जो है वो आपके सिटी एरिया के अंदर आता है। ठीक है, पेरी अर्बन एरियाज के अंदर आपके अर्बन फ्रिंज और अर्बन पेरिफेरी आते हैं और अर्बन हिंटरलैंड वगैरह आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे इसकी कुछ क्वालिटी दे रखी है। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद वापस देख सकते हैं। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट में कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ये आपके कोड दे रखे हैं, आपको आंसर देना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये आपके कोरियोलिस फोर्स, टाइडल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स मैच करिए, अपना आंसर बताइए। थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया है मैंने। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है शुभेंदु नाइट ज्योग्राफी।
टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते हैं और इस तरह से हम लोग इंटरैक्टिव ग्रुप के अंदर हम लोग ज्योग्राफी के रिडल्स करते हैं। जो आज रिडल मैंने यहाँ पे करके बताइए, इस तरह की रिडल हम अपने ग्रुप के अंदर भी करते हैं। जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये हमारा बैच है चल रहा है गाइस, और इसके अंदर काफ़ी लोगों ने एनरोल कर लिया है, और अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। डेली क्लास मिलेगा आपको, साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको कराया जाएगा, रिवीजन क्लासेस भी होंगी, और उसके बाद लास्ट में एग्जाम से पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इस पूरे बैच का आपको लिंक मिल जाएगा, डेमो लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म दे रखा है, नंबर दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी मैंने रखी है अफोर्डेबल, फी पेमेंट के मैंने मोड भी अलग अलग रखे हैं, ये सारे मोड आप देख सकते हैं। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी का एक फीडबैक आया था, तो वो भी मैंने रख दिया है। आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर फी दे सकते हैं, और फी जितनी भी है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से जितने लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो सब अभी देख भी रहे होंगे, और वो लोग जो हैं सेटिस्फाइड होंगे अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, और उनको समझ में भी आया है। क्योंकि डाउट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं आते डाउट्स, तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है टीचिंग के अंदर, और सबका फीडबैक भी आता है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5 अगस्त से हमने ज्वाइन किया है, और इसमें आगे पीछे वाली बात नहीं है। कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट आपको नहीं चाहिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ। वीडियोस लिंक्स मिलेंगे, और वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं टिल दिसंबर 2020। ये वीडियोस आपके वैलिड रहेंगे, उसके बाद फिर रिन्यू कराना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी हम रखेंगे। तो आपको कोई लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, जूम ज्वाइन नहीं करना है, या गूगल मीट ज्वाइन नहीं करना है, बस आपको क्लास लिंक मिलेगा। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आप उसको कब देखना चाहते हैं, कितने बार देखना चाहते हैं, और कितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये सब मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें नोटिफिकेशन के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। काफ़ी लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म का लिंक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और डेमो लेक्चर का दे रखा है, इसको जरूर देखें, आपका एक टॉपिक भी कवर होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।